सबका स्वागत है। भले ही हम दावा करें महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं, कभी भी घर से निकल सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, कानून भी खूब बन गए हैं। निर्भया कांड के बाद कानून बना, 2021 में धर्मांतरण अधिनियम उत्तर प्रदेश बना, लेकिन इन सब के बावजूद लड़कियों के प्रति क्रूरता, नृशंसता, निर्ममता की जो घटनाएं आती हैं उससे पूरा समाज दहल उठता है और एक शंका, दहशत और भरोसा टूटने का माहौल बन जाता है। इतना ही नहीं, अब तो हमारे यहाँ जब कथावाचक कथा करते हैं तो उनमें भी इनका उदाहरण देते हैं। हमारे कानपुर में एक कथा चल रही है, विशेष उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन वहां पर भी ये कहा गया कि श्रद्धा जैसे कांड परेशानी पैदा करते हैं। हालांकि उसमें माता पिता को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है, संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये परेशानियां हैं। आज ही प्रमुख कथावाचक मुरारी बापू ने भी कहा, इन घटनाओं के पीछे क्या है समझ में नहीं आता, लेकिन हम तो अपनी राम कथा कह रहे हैं और मेरा विश्वास है कि अगर राम कथा की ओर लोग ध्यान दें तो शायद इसका हल निकल आए। इतना ही नहीं, अब हमारे विधायक, मंत्री सब बयान दे रहे हैं, बल्कि आज तो एक विधायक ने जो धर्म आंतरण का जो अधिनियम है उसमें संशोधन करने की भी वकालत कर दी है और सियासत भी अपनी जगह गरमा रही है। सवाल ये उठता है कि अत्याधुनिक जो है भारत में ये सब क्यों हो रहा है और लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या इसके पीछे सोशल मीडिया है? क्या इसके पीछे कुछ कथाएं हैं? क्या इसके पीछे सिनेमा है या फिर भौतिकतावादी युग है या जो एप्स की डेटिंग है वो है या कुछ और फिर इसका हल क्या है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर कमल मुसद्दी, जाना पहचाना चेहरा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ है अनीता मिश्रा, भी साहित्य से जुड़ी हुई है और निश्चित रूप से उनकी भी अपनी एक पहचान है। और तीसरे हैं संध्या त्रिपाठी, जिनका भी लेखन, पठन, पाठन, अध्ययन से भी जुड़ाव है। मैं अपने इन तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं और एक अच्छी बात है कि तीनों ही रचना धर्मी है और अपनी बात को बड़े खुल करके कहते हैं। मैं सबसे पहले अपने इन तीनों मेहमानों से कहूंगा कि ये जो एक बार फिर ऐसा माहौल बना है कि लड़की को ऊपर से फेंक दिया गया, जो है 35 टुकड़े कर दिए गए, फ्रीजर में डाल दिया गया, ये सब ऐसे घटनाक्रम में आपकी पुकार, चित्कार क्या कहती है? सबसे पहले अनीता जी, थोड़ा संक्षेप में बताइए। हाँ ठीक है, देखिए ये बहुत भयावह और दुखद घटना है और सबसे अहम बात यह है कि हमें घटना के जिन पहलुओं पर बात करनी चाहिए उन पे न करके दुनिया भर की बातें हो रही हैं। कभी लड़की के संस्कार की बातें, कभी रिलीजन की बातें, राजनीतिक लोग अपनी तरह की बातें कर रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं बहुत सारे इससे सोशल इश्यूज जुड़े हुए हैं कि एक लड़की के साथ इस तरह का हादसा होता है तो और कोई क्रिमिनल माइंडेड करता है तो हम उसको किस तरह से उसको सज़ा मिल सके और इसके पीछे क्या कारण थे, उनकी बातें करने के बजाय हम कभी उस लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कभी हम संस्कारों की बातें करने लगते हैं। ये इस तरह की घटनाएं कोई ये पहली नहीं है, बहुत घटनाएं हुई, लगातार हुई और हमारा कहीं ना कहीं इसका सोशल ताना बाना भी जिम्मेदार है इसके लिए कि क्यों उस लड़की एक टॉक्सिक रिलेशन से नहीं निकल पाई। अभी और बातें होंगी तो मैं करूंगी, बात निकल के आएगी, लेकिन हमें इस घटना का राजनीतिकरण ना करके
लड़की को ही कटघरे में ना खड़ा करके हमें उसके उन पहलुओं पर बात करनी चाहिए जो ज़्यादा अहम पहलू है। ठीक, बहुत अच्छी बात कही। न राजनीति कीजिए, न बच्ची को कटघरे में खड़ा कीजिए, लेकिन वस्तु स्थिति का हृदयंगम कीजिए। डॉक्टर कमल मुसद्दी जी, आप क्या कहेंगे? आपका तो बहुत ही संवेदनशील स्वभाव है, और तो आप तो कभी कभी बड़ी परेशान हो जाती हैं, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अपराध तो हमेशा से होते आए हैं, होते रहेंगे, लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं अब, इस विगत 3 दिनों में मैंने देखा कि एक लड़की को लखनऊ में, निधि को धक्का दे के मार दिया गया। एक और अभी किसी शहर में 5 टुकड़ों में एक लाश मिली है। इसके जो श्रद्धा का तो कांड आज विश्वव्यापी चर्चा हो रही है, इस पर इतने टुकड़े किए गए। तो ये जो इतनी निर्दयतापूर्ण अपराध हो रहे हैं, जहाँ पर स्वयं को मनुष्य कहने में भी शर्म आती है, तो अपराध का ये जो स्वरूप है, इसमें सामाजिक ताने बाने के साथ साथ मनुष्य की जो मानसिक दशा है, जो उसकी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहे हैं, उन पर भी चर्चा होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि वर्षों पीढ़ियों तक के चिंतन मनन और फिल्ट्रेशन के बाद, छानने के बाद हमने दया, क्षमा, करुणा, लज्जा, इन सब चीज़ों को समाज में लागू किया और अपने आप को मनुष्य का एक खिताब दिया। क्योंकि मूल रूप से तो हम सब प्राणी हैं। जैसे नींद, भूख और सेक्स, 3 चीज़ की ज़रूरत हर प्राणी को होती है, मनुष्य की भी वही ज़रूरत है। लेकिन हमने मनुष्य को उसकी देह की ज़रूरतों के आधार पर संबोधन दिए, स्त्री और पुरुष, और उसके बाद उनकी ज़रूरतों को, मानसिक ज़रूरतों को, शारीरिक ज़रूरतों को मर्यादित किया, दायित्व दिए। तो बहुत सारी बातें हैं, और ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे सिर्फ एक दिन में या हम इस पर चर्चा करके इसको हम समाप्त कर देंगे। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, अतीत में भी जाना पड़ेगा, तब हम भविष्य की तैयारी कर पाएंगे। ये मेरा कहना। संजय जी, आप क्या कहेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी रिश्ता, वैवाहिक संबंध हो, प्रेम संबंध हो या लिव इन रिलेशनशिप हो, पता तो लग ही जाता है जैसे ही रिश्ता टॉक्सिक रिलेशन की तरफ बढ़ने लग जाए, तो उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा, बजाय इससे कि उसी बंधन में जकड़ के सामने वालों को भी जकड़ के रखो, खुद भी जकड़े रहो। क्योंकि जब श्रद्धा और आफ्ताब का जहाँ तक मामला है, तो ऐसा सुनने में आया है कि इनकी बीच बीच में बहसें, लड़ाइयाँ होती रहती थी। कुछ एक्सपेंसेस को लेके, खर्चों को लेकर के चल रहा था। तो हम बनने का दावा तो करते हैं मॉडर्न सोसाइटी का, लेकिन हमें ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस वही होती है अपने पार्टनर से। तो ये दोहरे चरित्र में हम फंस जाते हैं। बेहतर यही होगा कि लड़कियों को, या लड़का, मेल या फीमेल कोई भी हो, लेकिन जब ये पता चलने लगे कि बहुत ही हसास मामला होता है, बहुत ही संवेदनशील रिश्तों का, कि रिश्ते जैसे ही टॉक्सिक होने लगे तो संबंध खत्म कर लेना चाहिए। इस पर एक शेर भी है कि दिल को 1000 भूल रही हूँ, आगे याद आएगा। कोई बात नहीं, ठीक है, आपने बहुत सही। अनिता जी, ये जो क्रूरता हो रही है, उसके पीछे कई बिंदु बताए जा रहे हैं। कोई लिव इन रिलेशनशिप को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई सोशल मीडिया को, कोई ये विभिन्न कथाएं जैसे सिनेमा है या जो मॉडर्न युग है उसको, या क्लब की संस्कृति या ऐप की जो डेटिंग है, ये सब बता रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इतनी क्रूरता के पीछे आप सबसे बड़ा कारण क्या मानती, कौन सी ऐसी मानसिकता है जो आप मानती हैं, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए, उसने कहा जैसा कि ये इस आफ्ताब और श्रद्धा वाले केस में आफ्ताब ने कहा है कि वो एक वेब सीरीज है कोई, उससे बहुत प्रभावित था और उससे ही उसको आइडिया मिला कि कैसे उसकी डेड बॉडी को पार्ट में करके उसको ठिकाने कैसे लगाएं जंगल में जाके, तो उसका ये कहना है। लेकिन ये अभी हम कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं कि हाँ वेब सीरीज में बहुत हिंसा दिखाई जाती है, उसका असर है,
लेकिन नैना साहनी कांड तो इतने साल पहले हुआ था, तब तो नहीं था सोशल मीडिया, इसमें तंदूर में उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए थे। तो किसी पर्टिकुलर, इससे ये कह के बहुत लोग लिव इन का दोष दे रहे हैं। अब जहां तक आप लिव इन की बात करें, लिव इन में ऐसा होता है नहीं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से 33% से लेकर 46% तक औरतें हाउसवाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। तो घरेलू औरतें भी हो रही हैं, ऐसा नहीं कि उसमें खाली लिव इन का एक आप उसको दोष दे दें, क्योंकि वो हमारे जो कंडीशनिंग है, हमारे संस्कार है, उसके खिलाफ है। तो एक मुद्दा मिल जाता है, अगर लिव इन में कोई ऐसी घटना होती है, प्रेम विवाह में कोई ऐसी घटना होती है, तो फिर तुरंत अच्छा देखा, यही तो होना ही था अगर ये किया। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हर दिन 60 से ज्यादा औरतें सुसाइड करती हैं, घरेलू औरतें पूरे देश में। और ये डेटा है बाकायदा नेशनल क्राइम ब्यूरो का और फैमिली चाइल्ड वेलफेयर के सर्वे का। तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? ये सब भी तो हो रही है ना, जबकि खाली हम वेब सीरीज और लिव इन से तो नहीं जोड़ सकते हैं। और हो रही है, लड़कियां नहीं निकल पाती, जैसे कि संजय दी ने कहा कि टॉक्सिक रिलेशन से निकल आए। टॉक्सिक रिलेशन से कई बार इसलिए नहीं निकल पाती लड़कियां कि उनके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। जैसे आप श्रद्धा के केस में देखिए, उसके फादर को 2 महीने बाद पता चलता है कि उसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ, वो तब जब उसका दोस्त लक्ष्मण नादार सूचित करता है। तो इस केस में उस लड़की के पास सपोर्ट सिस्टम के नाम पे सिर्फ उसका दोस्त था, जिससे वो कभी कभी बातें शेयर करती थी। उसने देखा 2 महीने तक फोन नहीं है मेरी दोस्त का, तो उसने सबको खबर की। तो यानी कि लड़कियां बहुत बार इसलिए नहीं निकल पाती इन चीजों से कि उनके पास एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, उनके पास ऐसे पेरेंट नहीं होते जो कहें कि कुछ भी डिसीजन हो, तुम परेशान हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत बार अपनी उन चीजों में लड़कियां इसलिए कंप्रोमाइज करती रहती, शायद ठीक हो जाए कि कोई हमारे पास सोसाइटी में इस तरह का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए ये दिक्कत आती है। हाँ, एक ये दिक्कत है। डॉक्टर कमल जी, ये बताइए, 2 बातें हैं। एक तो आपने बताया कि मैं भी इस बात से बड़ा चिंतित होगा कि महिलाओं के साथ इतनी क्रूरता हो ही क्यों रही है, क्यों हो रही है ऐसा। तो अभी आपने बताया कि एक जिक्र आया और किस तरीके से वेब सीरीज देखी अगर, लेकिन आप कहती हैं कि बिल्कुल सही है कि इतना ही नहीं है, घरेलू हिंसा भी बढ़ रही है, आत्महत्याएं भी बढ़ रही हैं। ये कौन सा कारण समाज में आ गया है? समाज पहले भी था, समाज आज भी है, ऐसी कौन सी समाज में और पहले भी हम लोग कहते थे कि पुरुष प्रधान ये समाज है, ऐसा क्या हो गया है कि जो इस समय ये घटनाएं बढ़ गई एकदम? डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा मानना है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है जी, यही सब कुछ नहीं है। भावनात्मक निर्भरता का मनुष्य हमेशा से दास रहा है और उसी ने सामाजिक संरचना गढ़ी है। तो ये जो भावनात्मक सपोर्ट है कि किसी दोस्त का हो, परिवार का हो, सरकार का हो, जिसका भी है, वो भी चाहिए। सिर्फ कानून के सपोर्ट से नहीं चलता। लड़कियां भी ऐसे रिश्तों में आ जाती हैं क्योंकि आर्थिक रूप से वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं। तो उनके अंदर एक भावना, और ये जो 24 घंटे हम लोग जो विमेन लिबरेशन की बात करते हैं, इसमें जो समझदार लड़कियां हैं वो तो लिबर्टी का मतलब अलग लेती हैं कि उनको निर्णय लेने की छूट है। लेकिन जो थोड़ी नासमझ होती हैं, थोड़ी उच्छृंखल होती हैं, वो इसका कभी कभी अतिरेक आत्मविश्वास में वो अपनी सीमाओं को लांघ जाती हैं। जैसे आजकल बॉलीवुड में कुछ हीरोइनें हैं जो अपने आप को, मैं नाम नहीं किसी का भी लूंगी, लेकिन वो जिस तरह की वेशभूषा धारण कर रही हैं, ये अतिरेक है समाज के लिए। ये कोई बहुत, ये ठीक है आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, मगर कहीं ना कहीं अति सर्वत्र वर्जित। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ जो भावनात्मक निर्भरता चाहिए, जैसा अभी अनीता भी कह रही थी, तो उसमें क्या होता है कि माँ बाप ने अपनी बच्चियों को बाहर पढ़ने भी भेज दिया, अकेले रहने भी का भी परमिशन दे दिया, नौकरी करने की भी छूट दे दी, स्वयंवर न करके भी स्वयंवरण की भी छूट दे दी। अब बच्चे हैं, उस उम्र में कच्ची उम्र होती है, पढ़ाई लिखाई के बाद नहीं समझ पाए भला बुरा क्या है, तो उनको उसकी उंगली नहीं छोड़नी चाहिए। ये बिल्कुल सच बात है। उनका सपोर्ट उनको देखना चाहिए। अगर वो बच्चा नहीं सुन रहा है, देखिए बच्चे जिद करते हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का भी मैं इसमें मानती हूँ कि पेरेंटिंग बहुत जरूरी होती है। और बच्चे को उसके निर्णय, मतलब कभी कभी हम, जैसे एक बच्चे को हम चूल्हे के पास जा रहा है, हमने उसको 2-3 बार हटाया, नहीं हटा, तो हमने उसको धीरे से ढील दे दी कि जब उसकी जरा सी उंगली टच हुई तो हमने उसको घसीट लिया, दवा भी लगाई, ये नहीं कि हमने उसको झोंक दिया उसमें। तो ये जो चीज है, परिवार बहुत बड़ा सपोर्ट होता है,
और जिसने परिवार की सीमाएं लांग ली डॉक्टर साहब, जिसको और दूसरे को भी ये भान, लड़कियां जो शादीशुदा लड़कियां हैं, चाहे वो प्रेम विवाह वाली हो चाहे अरेंज मैरिज वाली हो, ससुराल वालों की भी हिम्मत तब पड़ती है उस लड़की को ज्यादा टॉर्चर करने की, ज्यादा उसके साथ क्रूएलिटी करने की, जब उन्हें पता होता है कि इसका परिवार इसके पीछे नहीं है। अगर उन्हें ये भान होता है कि इसके पीछे सपोर्ट है तो वो में एक भय व्याप्त रहता है। ठीक बात। बस हाँ, एक बात और हाँ, कहूंगी, दूसरा, आप उनको अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसा तो नहीं है कि लड़की तो 35 टुकड़े उसके गए, वो मर गई, खत्म हो गई, मगर वो 35,000 बार वो लड़का भी मरेगा। अपराध करने वाले का भी जीवन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी अब वो वही अय्याशियां जिएगा, वही लड़कियां लाएगा, वही सब कुछ करेगा। तो बात इसकी, वो आफताब हो या वो कोई भी और हो, हमारे अपने परिवार का कोई लड़का हो लड़की हो, इन बच्चों को इन बातों का एक लगाम, इतनी छूट दो, उनको एक भावनात्मक संबल दो, उन्हें निर्णय लेने की क्षमता दो, छूट दो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके पीछे नजर भी रखो कि कहीं आपका बच्चा तबाही की ओर तो नहीं जा रहा है। ठीक बात है। और अगर वो जा रहा है तो उसको सपोर्ट करो और उसे निकालने की कोशिश करो। लेकिन एक शब्द और बता दीजिए, ये क्रूरता इतनी क्यों करते हैं लोग? आप मनोवैज्ञानिक अभी पक्ष बता रही थी, इसमें इतनी क्रूरता क्यों आती है? क्रूरता, मुझे याद है, मैं एक बहुत अजीब सी बात कहूंगी, हमारे बड़े कहते थे जैसा अन्न वैसा मन। लोगों का जैसा खान पान, जैसा विचार है, नशा और खान पान का कोई सिस्टम नहीं, और जो जीवन शैली हो गई लोगों की, ठीक तो बात। इन सब चीजों से जो कुंठाएं और जो टेम्परामेंट, इंसान का जो वैचारिक जो उसका स्विंग्स है, मूड स्विंग्स है, वो इतने खतरनाक होते जा रहे हैं कि क्षण क्षण में उसको खुद नहीं पता है कि वो अगले क्षण क्या करने वाला है। ठीक बात है। संध्या जी, जैसा कि अभी ये भी कह रही थी कमल जी भी, अतिरेक हो रहा है। अब हो क्या गया कि एक समय तक था कि जब जो लड़कियां कार्य करती थी वो ज्यादातर स्कूलों में जाके पढ़ाती थी, और वो भी एक जो बहुत ही असहाय परेशान लोग होती थी। अब जो है एकदम खुला वातावरण हो गया, वकील भी बन जाओ आप, जज भी बन जाओ आप, सब कुछ करो, और ख़ास तौर से MBA कर लो तो फिर जा कर के कंपनियों में काम करने लगो लो, तो और घर से आप दूर हो जाए। लेकिन घर से दूर होने के बाद जो स्वच्छंदता होती है उसमें क्या उनकी सोच इतनी परिपक्व नहीं हो पाती और उसकी शिकार हो जाती है। और लड़कों में भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, गर्ल्स फ्रेंड का ये, और उसमें जूझते रहना। क्या ये बहुत बड़ा कारण बन गया? देखिए, लड़कियों के लिए नौकरी करना तो अब समय की आवश्यकता है, उनको जाना ही पड़ेगा। इसमें मेल और फीमेल का अंतर नहीं है यहाँ पर। जी, लड़कियां इंजीनियर बन रही, डॉक्टर बन रही, जो जो हमारे पास साधन होंगे उन्हीं में तो वो भी पढ़ेंगी। तो ये कारण मेरे ख्याल से तो नहीं है। नहीं, उसके साथ में जो जैसे अभी आपने क्रूरता के लिए पूछा जी, तो क्रूरता के लिए कोई एक पक्ष नहीं है, अनेक चीजें उसके लिए उत्तरदायी हैं। एक तो थोड़ा वेब सीरीज भी है हमारे पास, बहुत सी सॉल्यूशन बने बनाए हमें दिख जाते हैं लोगों को कि ये भी किया जाए। और दूसरे, क्रूरता जो उसने की वो मर्डर की बाकी 35 टुकड़े तो उसने मरने के बाद किए ना, मरने के बाद ठिकाने लगाने के लिए। वो तो उसने कहीं वेब सीरीज से ही देख के आइडिया लिया होगा। एक बात और भी है, हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ लड़कियों को तो बहुत ट्रेनिंग दी जाती बचपन से, तुम्हें कैसे हंसना है, कैसे चलना है, चार लोग के बीच में कैसे रहना है, क्या करना है। लेकिन लड़कों को कोई ट्रेनिंग ऐसी नहीं दी जाती हमारे समाज में कि तुम्हें ऐसे सड़क पे बिहेव करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। तो ये बराबर से ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। जिस वक्त हम लोग कुकिंग सीख रहे होते हैं उस वक्त हमारे भाई लोग इस बाइक चलाना सीख रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, ठियों पे खड़े होकर चाय पी रहे होते हैं बाहर, तो उनको तो नहीं ट्रेनिंग दी जाती, कमेंट्स कर रहे होते लोगों पे, उनको सिखाया जाना चाहिए ना बचपन से, उनको भी सिखाया कैसा व्यवहार करना चाहिए। बराबर ट्रेनिंग हो, लड़कियों को जैसे सिखाते हो वैसे लड़कों को। और जहां तक लड़कियों की बात है तो मंटो ने बहुत अच्छी बात कही है कि लड़की से हम सबसे पहला हक जो छीनते हैं वो है उसके पैदा होने की खुशी। तो हमारा तो यहीं से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है हमारे समाज में कि जब पैदा होने पे ही लड़की के हम खुश नहीं होते हैं तो फिर आगे उसके साथ कितना सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके डिसीजन में कौन लोग कितना
सहायक होते हैं तो बहुत चीजें उसको अकेले भी सफर करनी लेकिन पड़ती हैं। अब तो लोग लड़कियों की उसमें खुशी होने भी मैं लगे यही बात हैं। कहने वाली हूँ डॉक्टर साहब। अब तो कुछ, हाँ बोलिए बोलिए। मैं यही कह रही हूँ कि आज आप अभी कोचिंग सेंटर जाइए या आप कहीं जाइए, कंपटीशन में जाइए, लड़कियां बहुत है, माँ बाप उतना ही खर्चा लड़कियों पे भी कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा हाँ, रहे हैं, और पहनावे वो- में भी बहुत कुछ वही दे रहे हैं जो एक भाई, क्योंकि अब 2 बच्चों वाला 3 बच्चों वाला लोग माँ बाप मुंह देख देख के पाल रहे हैं, हाँ। और उनका वही मोह, वो बराबरी का मोह ही है जो वो अपनी लड़की को भी वही आजादी दे रहे हैं जो उन्होंने लड़के को दे रखी है। लेकिन ये समझाना लड़की को बहुत जरूरी है कि दहेज किस तरह, मैं हमेशा से इस बात की विरोधी हूँ, भले ही मुझे लोग कितना क्रिटिसाइज करें, कि शारीरिक संरचना का हमारी सोच पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पुरुष स्त्री की तरह नहीं सोच सकता, स्त्री पुरुष की तरह नहीं सोच सकती, और यदि वो सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि स्त्री और पुरुष की हमारे शरीर की रचना का हमारे मन पर, हमारी व्यवस्थाओं पर फर्क पड़ता है। मुझे याद है जनरल मलिक का एक बार इंटरव्यू ले रहे थे कोई, उनसे सवाल किया गया था कि आप फ्रंट पर महिलाओं को क्यों नहीं तैनात करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हर स्त्री के जीवन की एक प्राइवेसी होती है, एक जरूरत होती है, हमें उसको भी ध्यान में रखना है। तो इन सब चीजों के आधार पर लड़कों को माँ बाप ठीक है बराबरी की ट्रेनिंग दें, लेकिन इस बात से लड़की को अनभिज्ञ ना करें, और इसको कहने में कोई संकोच नहीं है, ना ही मैं कहीं से अपने आप को कमजोर मान रही हूँ, ना मैं कहीं स्त्री को कमजोर कर रही हूँ, कि बेटी को ये जरूर समझाना चाहिए कि बेटा ज्यादा उच्छृंखलता का जो दंड तुम भोगोगी वो कोई पुरुष नहीं भोग पाएगा, इसलिए अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित रखो और निर्णय लेने में सावधान रहो। ये बेटियों को जरूर समझाना चाहिए। इसके अलावा आप उन्हें आर्थिक आज़ादी दीजिए, उन्हें पहनने की आज़ादी दीजिए, उन्हें बोलने की आज़ादी दीजिए, उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी दीजिए, लेकिन ये एक जरूर उनको समझाइए कि शारीरिक रूप से तुम एक स्त्री हो और प्रकृति ने तुमको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमजोरी दी है जो तुम्हारे मातृत्व से जुड़ी है, जो तुमको एक जिम्मेदारी से बांध सकती है। पुरुषों को वो जिम्मेदारी उसने नहीं दी है, इसलिए पुरुष उससे कहीं ज्यादा निरंकुश है, इसलिए उसके निर्णय कहीं ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। संध्या जी, आज एक बयान आया और इस बयान में भी लोग कहते रहे बार बार कि जिहाद है, ये जिहाद है, जिहाद के कारण ऐसा हो रहा है। और अभी मैं देख रहा था जो अपने प्रदेश में 2021 में धर्मांतरण एक्ट लगा, उसके बाद 291 केस जो है दर्ज किए गए, 507 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और साथ में जो बरेली एक ऐसा था जहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस आए। सवाल केवल ये उठ रहा है कि ये धर्मांतरण के कारण ये इस तरीके की विकृति सामने आ गई है क्या? नहीं, बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से जी। मेरे ख्याल से रिलीजन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है जी। क्रिमिनल सिर्फ क्रिमिनल होता है, मस्तिष्क में क्या क्राइम पल रहा है ये धर्म देखकर नहीं पलता। नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता जी। तो नैना साहनी कांड नहीं हुआ होता। ठीक बात नहीं, वो तो एक दूसरे प्रकार की बातचीत है। नहीं, लेकिन सवाल इसमें यही आता ना कि वो धर्मांतरण के लिए दबाव जब डाला जाता है, पहले लड़की को पता नहीं होता है, वो व्यक्ति अपना नाम हिंदू रख करके उसको कर लेता है, जब उसको पता होता है तब फिर द्वंद्व शुरू होता है, और फिर द्वंद्व में जो लड़का है वो इस बात की कोशिश करता है कि ये मेरे ही हिसाब से चले, और वहां पर ये स्थिति होती है। ये हर शादी का रिजल्ट यही होता है जी, हर विवाह में यही होता है, चाहे वो प्रेम विवाह हो, चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो या लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन की बस एक कमजोरी ये है, वो जैसा कि कमल जी ने भी बोला कि सपोर्ट सिस्टम नहीं होता उसमें। सपोर्ट सिस्टम होता भी है तो कम होता है। पैट्रियार्की तो हमारी समाज की प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी धर्म में हो, किसी भी कास्ट में हो, दो लोग रिलेशनशिप में हैं तो धीरे धीरे चाहे आप प्रेम विवाह करें, लिव इन में रहे, आप एक लगेगा कि हाँ चलो ये हमें जानते हैं, हम इस तरह से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर वही क्योंकि माइंडसेट ऐसा है, कंडीशनिंग ऐसी कि फिर वही चीज होने लगती है कि एक आदमी कंट्रोल करेगा, दूसरा कंट्रोल में रहेगा, तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो रिश्ते जैसे ही बिगड़ने लगे मेरे ख्याल से बेहतर है कि अलग हो जाना चाहिए। हाँ, बस ये है, वही है ना कि दिल को लाख चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए। ठीक बात है। बहुत बढ़िया। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं जहाँ जिहाद की आप जो बात कर रहे हैं जी, मैं एक बात कोट करूंगी नासिरा शर्मा जी की। अभी वो कानपुर आई थी, बहुत बड़ी लेखिका हैं, और उन्होंने एक हिंदू से विवाह किया था आज से कितने वर्षों पहले, आज वो शायद 70 के करीब है उनकी एज। तो उनसे जब किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा देखो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये बहुत ही मतलब परेशानी पूर्ण होता है दो धर्मों का एक साथ
रहना और विवाह करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो चाहे वो प्रेम संबंध हो चाहे, और उसका रीजन है दोनों की परवरिश अलग माहौल में हुई है, दोनों की सांस्कृतिक जरूरतें अलग हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों का खान पान अलग है, पहनावा, मतलब एक तरह से दोनों में बहुत ज्यादा विरोधाभास है। लेकिन जब तक वो प्रेम तक, जान पहचान तक सीमित रहता है तब तक तो सब चल जाता है। लेकिन जब वो किसी रिश्ते का स्वरूप लेता है तब वहां पर विवाद पैदा होता है। विवाद तब पैदा होता है क्योंकि आमतौर पर पुरुष तो पुरुष है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो चाहता है लड़की मेरे अनुरूप ढले, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि मैं इसके अनुरूप ढलूं। और जब वो ढालने की कोशिश करता है वहां से लड़की को लगता है कि मेरे से गलती हो गई। अब वो गलती मान रही है लेकिन जाए कहाँ, गलती तो हो गई। माँ बाप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, समाज में कहीं जा नहीं सकती है। हिंदू जो उसके अंदर वो है, उसके पास एक ही रास्ता है, या सुसाइड कर ले, और लड़के के पास देखिए ये भी है कि कहीं ना कहीं जो परवरिश है और जो सोच है लोगों की, जैसे कि हम लोग अगर बदलाव, मैं एक बात ये कह रही हूँ, मैं इसको विवाद में नहीं पढ़ना चाहती किसी की, कि जो ये काट पीट वाला, मार देने वाला है, ये क्रूअल सोच, ये भी कहीं ना कहीं हमारे खान पान, हमारी परवरिश, हमारे संस्कारों से जुड़ा होता है। हम लोगों को कहा जाता है कि बेटा चींटी को आटा डालो, हमें चींटी भी दब जाती है, हम गोभी से कीड़ा भी निकालते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हम उसको कूड़े में जिंदा फेंक दें। ठीक बात। लेकिन अगर एकदम मार दो वाली, अगर बचपन से मार दो जैसी स्थिति में हम, कोई भी हो, चाहे किसी जाति धर्म का हो, किसी में भी अगर परवरिश में मार दो वाली स्थिति है, कमल जी क्या मानती है कि लव जिहाद बढ़ा है इस समय? असल में मैं इसको लव जिहाद तो नहीं कहूंगी, लेकिन एक फैशन हो गया है कि हर लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए, हर लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, वो कोई भी मिल जाए, ठीक, कोई भी मिल जाए, वो कोई भी मिल जाए, चाहे कानपुर का ज्योति कांड हिंदू मिले, मुसलमान मिले, या कोई ये देख के नहीं करता, उस समय तो उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। लेकिन इसमें एक कारण और भी होता है कि एक गर्लफ्रेंड तो हो गई, उसके बाद निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन और भी गर्लफ्रेंड्स हो जाती हैं जिसके कारण और परेशानी, क्योंकि उनमें कोई आकर्षण नहीं है, उनमें कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, उनमें जरूरत है, एक जरूरत के बाद एक अच्छी जरूरत, दूसरा उससे बेटर मिल गया, वो उस तरफ डिग गए। मेरे ख्याल से ये हमेशा से रहा है। नहीं नहीं संध्या जी, पहले भावनात्मक, लेकिन इधर वेस्ट का जैसे ही हम पे असर ज्यादा पड़ा, अब ज्यादा तो उभर कर सामने आ गया है। जैसे दबा ढका हमेशा से रहा है, जैसे पहले था कि समाज ऐसा ही था। ट्यूशन पढ़ने पहले कमजोर बच्चे जाते थे, आज 100% बच्चा ट्यूशन पढ़ रहा है। ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रेम कहानियां होती थी, सीरी फरहाद भी हुआ, नहीं मौके की बात नहीं है। अब क्या है, ये एक जरूरत बन गई है लड़की की, अगर कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो अपने में सही लोग बीच में कॉम्प्लेक्स फील करती है, तो उसको लगता है बस बॉयफ्रेंड मिले, कोई मिले, वो विवेकहीन दोस्ती होती है, उसमें विवेक है ही नहीं, उसकी शुरुआत ही जरूरत से जुड़ी हुई है। ये भी एक समस्या खड़ी होगी निश्चित रूप। ये बहुत एक बयान आ जाया जिसमें कहा गया है कि जिहाद की आड़ में हिंदू लड़कियों की हत्या की जा रही, इनका मर्डर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, कोई एक दो केसेस अगर कुछ ऐसे हुए तो उनको नजीर बना के हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ अरसा पहले मैंने ही पेपर में ये पढ़ा था कि कुछ लड़कियां जिन्होंने अपनी मर्जी से दूसरे रिलीजन से शादी की, अब उनको ढूंढ ढूंढ के कहा जा रहा है कि आप ये कहिए, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह के आप कहिए कि हम बहुत प्रॉब्लम में है या कुछ, ये बाकायदा पेपर में ये निकला था। ठीक है, एक दो केसेस ऐसे हुए होंगे, तो वो एक दो केसेस दूसरे रिलीजन के साथ भी, दूसरी कास्ट के साथ, कानपुर में देखिए ज्योति हत्याकांड हुआ, कितना ब्रूटल मर्डर उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलके किया, इसमें कोई ऐसा एंगल नहीं था। तो एक दो केसेस उदाहरण नहीं बन सकते। हाँ, उसका ये नहीं बन सकता कि ये ऐसा हो रहा है। बाकी पॉलिटिशियन का क्या है कि उनको तो कोई ऐसा केस चाहिए। आप आफ्ताब केस में देख लीजिए, इतना हंगामा हुआ सोशल मीडिया पे, इतने खराब तरह से कहा गया, जैसे ही पता चला कि वो पारसी है तो फिर दूसरे तरीके से बात होने लगी। तो इस रिलीजन को लेके हम हर घटना में मुद्दा बनाए और उसको नहीं, लेकिन आखिर अच्छा मान लीजिए जिहाद नहीं है, और तो फिर ये जो लड़कियों का मर्डर हो रहा है और जो संख्या भी निरंतर बढ़ती चली है, फिर इसका फिर कारण क्या है? अगर मान लीजिए लव जिहाद नहीं है तो फिर वही बात हम सोच लेंगे, भौतिकतावादी। मर्डर से सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा, मर्डर तो दूसरे रिलीजन और कास्ट की भी लड़कियों के भी हो रहा है ना। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर इंटर रिलीजन शादी हो रही उन्हीं में मर्डर हो रहा है। सुसाइड और ये जो मैंने आपको क्राइम सर्वे का जो आंकड़ा बताया है, इसमें सब शामिल है। हाँ, दोस्ती के समय लड़का ये
छिपाता है कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम लोगों को कि सभी सारे समाज में किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भाव तो होता है कि हम अपनी कम्युनिटी में जिए, अपनी कम्युनिटी में अपने परिवार बसाए। लेकिन अगर कोई भी या लड़की या लड़का धोखा दे करके किसी लड़की को और अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, गलत आइडेंटिटी बता करके, तो वो तो क्राइम है डॉक्टर साहब। और उसके बाद अगर पता चलता है और वो उस पर कोई दबाव बनाता है तो फिर वो क्राइम है। या धर्म परिवर्तन का भी, यदि आप में दोस्ती है, लिव इन रिलेशन में है, शादी कर ली है, अगर कोई भी किसी पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है, उसके साथ क्रूएलिटी करता है, तो ये क्राइम है, ये क्राइम है। और ये क्राइम की ही श्रेणी में आएगा। क्योंकि जब आपने दोस्ती की थी, तब आपको इस बात को मानना चाहिए था कि आपको दोनों को, अगर आप प्रेम करते हो तो आपको दोनों को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति को आप दबाव में लेते हैं तो वो कोई भी हो, कोई भी धर्म का बंदा हो, वो क्राइम है। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे। के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो भयावह स्थिति बनी है, जिसको लेकर के सभी वर्ग चिंतित हैं, आखिर इसमें कोई सुधार आएगा? और अगर सुधार आएगा भी तो कैसे, वो कौन से कारण होंगे? क्या सरकार अपनी दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है? क्या परिवार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं? या जो ये नासमझी है युवक युवतियों की वो, या फिर वही बात फिर सोशल मीडिया, वेब सीरीज और ये सिनेमा, ये सब है, उनसे कैसे निजात पाया जाए? सबसे पहले अनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कृपया बताएं कि क्या इसमें कुछ हमको राहत मिलेगी भी कभी कि नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी फिर? देखिए, ये सोशल इश्यूज हैं। लॉ का जहाँ तक इसमें रोल ये है कि अगर जब ऐसी कोई घटना हो तो इतनी सख्त से सख्त सजा दी जाए, किसी का कोई प्रभाव काम ना आए इसमें, कि दूसरे लोगों के लिए उदाहरण बने कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम चाहे कितने भी बड़े तोप चीज क्यों ना, हम बच नहीं पाएंगे। तो जब तक ये डर नहीं होगा तब तक क्राइम करने से आदमी आराम से कर देगा कि अरे ठीक है, अगर कर दिया तो हम बच सकते हैं। तो लॉ का रोल यहाँ तक है। इसके बाद ये मुख्य मुद्दा तो ये सोशल इश्यूज हैं। इसलिए हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा कि हमें परिवारों से उस तरह की ट्रेनिंग मिले और हमें किस तरह से हमें सोशल मीडिया को यूज करना है, बचपन से पेरेंट्स की ये मॉनिटरिंग हो। और वेब सीरीज जो वायलेंट और इतना ज्यादा सेक्स ये सब दिखाया जाता है, तो किस तरह से जब चाइल्ड, मतलब मैच्योर होने के बाद तो मैं नहीं कह रही हूँ, चाइल्ड लॉक वगैरह का यूज करे कि बचपन में से इतनी हिंसा दिमाग में ना भर जाए। हाँ, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। और बाकी ट्रेनिंग के लेवल पे बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स सिखाएं उनको। और अगर बच्चे का डिसीजन गलत हो भी जाता है तो उसको वो इतना तो कॉन्फिडेंस दे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने अगर कोई गलत डिसीजन भी लिया तो मैं खड़ा हूँ, तुम मुझे जब चाहो कॉल कर सकती हो, मैं हमेशा मौजूद हूँ, जब चाहो हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले आ सकती हो। मतलब ये बात नहीं कहनी चाहिए कि तुम्हारी वहाँ डोली गई तो अर्थी आएगी, या फिर तुमने खुद से डिसीजन लिया है तो अब तुम भुगतो। बहुत तुम्हारा मन था ना इनसे शादी करने का, बहुत मन था ना इसके साथ रहने का, अब जाओ भुगतो, अब हमको क्यों बता रही हो? ये एटीट्यूड बिल्कुल बंद करना होगा, क्योंकि बाद में तो आप परेशान होते हैं। श्रद्धा के पिता भी कह रहे हो लड़कियों को फांसी देनी चाहिए। अब आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपने 2 महीने नहीं सोचा आपकी लड़की कहाँ है, आपने पता लगाने की जरूरत नहीं समझी तो इस पे क्या बीत रहा होगा, अब आप परेशान हो रहे हैं। तो अगर ये चीज आप करते, उसको इतना सपोर्ट देते, तो जब पहली बार जब उसकी लड़ाई हुई थी, वो उठाती सामान उस लड़के को छोड़कर आती, लात मार कर आती कि मेरे फादर है मेरे साथ, मैं अपने घर लौट सकती हूँ। उसको मालूम होता कि कोई दर है जहाँ पे वो जा सकती है, तो कभी ऐसा ना करती। टॉक्सिक रिलेशन में रहने का एक वजह ये भी थी कि उसका कोई था नहीं, वो लौटे कहाँ पे, तो झेल रही थी, शायद हालात ठीक हो जाए, शायद वो इस लड़के को बदल दे। बहुत बार उसने अपने दोस्त से शिकायत भी की उसके साथ मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन वो सहती रही ठीक होने की उम्मीद में। नहीं, ठीक होने की उम्मीद में नहीं सहना चाहिए लड़कियों को। थप्पड़ मूवी आई थी, ध्यान होगा, पहला थप्पड़ ही नहीं माफ करना चाहिए कि हम नहीं कोई नो कंप्रोमाइज, हिंसा के साथ, बदतमीजी के साथ कोई ये नहीं। और इसमें समाज और दोस्त की, पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका है कि आप सब ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े रहें, ना कि उस वक्त उसकी गलतियां गिनाए, उसके लिए जजमेंटल बने, उसको प्रवचन देना शुरू कर दें, तुमने ये सही, नो सही गलत नहीं, पहले उसको सहयोग करें, फिर वो खुद ही निकल आएगी, उसे खुद पता चलेगा
कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो मुख्य सबसे जरूरी है भावनात्मक सहारा देना, आर्थिक सहारे की जरूरत हो तो वो भी देना, उसके बाद बाकी बातें आती है। और राज्य का काम है वो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ का, कि बस वो सख्त से सख्त सजा दिलवाए। बाकी चीजें तो ये सोशल इशू है, समाज के लेवल पे ही इनका समाधान हो सकता है। लेकिन जैसे कि क्या आप ये मानती हैं कि फांसी की सजा का प्रावधान कर दिया गया, ये भी हो गया कि अगर नाबालिग है तो उसके साथ बालिग जैसा व्यवहार होगा। आज ही एक विधायक ने पत्र लिखा कि धर्मांतरण के एक्ट में 3 सुझाव जो उन्होंने दिए और कहा संशोधन कर दीजिए। नंबर 1, दोषी व्यक्ति को अब बिल्कुल भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 2, 60 दिन के अंदर जांच हो जानी चाहिए। नंबर 3, 60 दिन के अंदर ट्रायल हो जाना चाहिए, माने मुकदमा, और जघन्य अपराध में सीधे फांसी पर लटका देना चाहिए। ये उन्होंने सुझाव दिए। क्या आपको लेकिन ये धर्मांतरण से संबंधित सुझाव हैं, क्या आपको लगता है कि ये सुझाव सही है या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? इसमें कुछ सुझाव सही भी है, ठीक है। सबसे जो अहम सुझाव है इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसमें काम है कि बहुत जल्दी हो, क्योंकि महीनों लटका रहता है। अब जैसे निर्भया कांड के बाद क्या हुआ था, एक निर्भया फंड बनाया गया था ऐसी लड़कियों के लिए मदद करने के लिए, लेकिन उस फंड का क्या हुआ, उसका कितना उपयोग हुआ, ये नहीं पता कुछ। तो जो कुछ संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए जो इस पे ये काम करे कि जिन लड़कियों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके लिए वो जा सकती हूँ। मान लीजिए जिनका नहीं कोई सपोर्ट सिस्टम है, तो कोई एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ये मेरा सुझाव जरूर है कि कोई ऐसी संस्था जरूर हो कि जहाँ पे वो हेल्पलाइन वगैरह है, वैसे वो तमाम सहायता समूह भी है, 1009 है, लेकिन लोगों के मन में ये आता है कि होगा क्या उससे। जैसे हम सोचते हैं हम 100 का कॉल करेंगे, विश्वास नहीं अपने भरोसा, ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं। सबसे बड़ी बात है विश्वास बिल्डअप हो कि हम अगर जाएंगे तो निश्चित तौर पे मेरी हेल्प होगी। तो ये बहुत ज्यादा अहम है। बाकी फांसी से कुछ हटता होता तो रंगा बिल्ला को फांसी हुई, इसके बाद रेप ना होते। ठीक तो बात, नहीं हो सकता, ये सोल्यूशन नहीं है, ये ज्यादा सोल्यूशन है। एक्शन हम इम्पोर्टेंट लें, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, ऐसी संस्था बनाए जिन पे लड़कियां ट्रस्ट कर सके, जा सके, वो ज्यादा अहम है। कमल जी, ये बताइए कि जैसा कि भी चर्चा में भी आप लोग भी करें, क्या लगता है कि हमारे माता पिता जो हैं कुछ इग्नोर करने लगे हैं अपने बच्चों को? उसके कई कारण हैं। पहले तो गृहिणी थी तो माताजी पूरा ध्यान रखती थी, अब वो भी सर्विस भी करने लगी हैं, किसी पार्टी भी जाने लगी हैं, उनको भी लगता है कि मार्केटिंग और शॉपिंग भी है। अब बिग बाजार में अगर कमीशन का आ गया है तो तुरंत दौड़ती हुई चली जाएंगी। क्या ये भी इग्नोरेंस हो रही है? दूसरा, जब युवक युवती नौकरी में चला जाता, घर से बाहर हो जाता, तो फोन ऑन करके पूछ लिया, हाँ बिटिया ठीक है, ये है, और उसके बाद लगता है जैसे वो एक रिलीफ हो गई अपनी जिम्मेदारियों से। ये एक बड़ा कारण आप मानती है? और दूसरा, आपसे ये भी हम मानेंगे कि क्या आपका सुझाव है कैसे ही परिस्थितियों को ठीक किया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच में बहुत जबरदस्त संवादहीनता है। बच्चे को अगर आप फोन करिए तो कहेगा मम्मी बिजी हूँ, लड़की भी कह देगी मैं बिजी हूँ, वो मोबाइल चल रहा। अच्छा, दूसरी चीज जो कि लड़का लड़की बराबर है। मेरे जान पहचान के बच्चे पूना में पढ़ रहे हैं, तो बताते हैं कि लड़कियां आती हैं क्लब में, ड्रिंक करती हैं और इतना पी लेती हैं कि उनको टैक्सी वाले तक नहीं बिठाते। और यहाँ तो माँ बाप को मालूम नहीं है, उन्होंने फोन किया, उन्होंने पढ़ रही होगी, सो रही होगी, उनमें वो व्यस्त है, माँ भी व्यस्त है, पिता भी व्यस्त है, उन्हें बच्चे की मानसिक और सामाजिक स्थिति समझने की फुर्सत ही नहीं है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, अनपढ़ समाज में ये चीजें कम हो रही हैं, एलीट क्लास में ये घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, जो अपने आप को पढ़े लिखे और आधुनिक कह रहे हैं। बात इसको खाली एक ये कह करके कि ये जिहाद है, ये हम इससे जिम्मेदारियों से अपनी मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। क्योंकि चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, कभी नहीं चाहेगा उसकी लड़की या उसका लड़का बर्बाद हो, क्राइम करे, अपराधी बने। और इस तरह से मतलब कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे, लेकिन बच्चों ने एक भय माँ बाप के अंदर बैठा दिया है, और माँ बाप इस बात से घबराने लगे कहीं ये डिप्रेशन में ना चला जाए, कहीं ये सुसाइड ना कर ले, कहीं मैं इसकी शक्ल देखने को तरस ना जाऊं, कहीं ये घर ना छोड़ दे। तो ये जो एक तो उनका ये भय, और दूसरा उनकी व्यस्तताएं, जो आर्थिक व्यस्तताएं हैं, कमाने की है, सामान जुटाने की है, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में जो एक रेपो होता है ना, भावनात्मक रेपो होता है, एक दूसरे के मन को पढ़ने का जो एक रिश्ता जुड़ता है कि माँ अपने सीने से लगा के बच्चे की हर मनस्थिति
परिस्थिति को समझ लेती थी, किसी उम्र का बच्चा हो, सर पे हाथ रख के उसको सर पे गाल छू के उसका बेटा क्या बात है, वो स्थितियां खत्म हो गई है, वो खत्म हो गई है। माएं सोचती है, देखिए अपने आप को दिखाती है, वो बेटा कहने में लेकिन वही भूमिका अब देखिए जो पहले विद्यालयों की थी वो भी खत्म हो गई है, वो भी खत्म हो गई। वहाँ पर बस खाली होमवर्क कर लो और स्टार दे दो। टीचर है डॉक्टर साहब, टीचर्स डरे हुए हैं क्योंकि अगर जेंट्स टीचर किसी लड़की को एक थप्पड़ जड़ दे या सर पे हाथ फेर दे तो उस पर कल को सेक्सुअल क्राइम का आरोप ना लग जाए, या उसको मार। अभी वो एक किसी ने उसको लड़की को खाली वो उतारने को कह दिया था कि नकल के लिए, चेक करने के लिए, कितना बड़ा कांड हो गया था, न्यूज में हमने सुना था। तो ये जो जब टीचर और वो एक है ना सचिव वैद गुरु, टीचर भी तो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। सुंदर कांड में कहा गया है, हाँ। सचिव वैद गुरु तीन जब प्रिय बोले भयास, हाँ। राज धर्म तंत्र हो गई नाश। हाँ। तो जब भयभीत हो गया है शिक्षक, जब ये भय या लालच में जब सचिव और सब समाज भयभीत रहने लगेगा, कोई बच्चों से भयभीत है, कोई सरकार से भयभीत है, कोई आपका क्या सुझाव से भयभीत है। कमल जी सुझाव क्या कोई है? सुझाव मेरा ये है हाँ। कि एक जो पारिवारिक वातावरण जो बिगड़ रहा है, न्यूक्लियर, आप 4 बंदे हैं परिवार में, पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है, बच्चा बेटी अलग है, बेटा अलग है, ये जो स्थितियां हैं, आखिर हम किस समाज की ओर जा रहे हैं? ये परिवार बसाने का मतलब क्या है? फिर आप जब बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं है, नौकरी नहीं मिलती कानपुर में, जब आपके पास समय नहीं है, आप प्लीज बच्चों को जन्म मत दीजिए। अगर आपने जन्म दिया है तो आप उनको पेरेंटिंग दीजिए, उनको समय दीजिए, क्योंकि बच्चा सिर्फ पैसे से नहीं पलता है, बच्चा भावनाओं से पलता है, बच्चा संस्कारों से पलता है, वो किसी जाति धर्म का बच्चा हो। जब आप अपने बच्चों को सिर्फ पैसे का सुख दिखाएंगे, सिर्फ सुविधाएं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो बच्चे ये बच्चों का संघर्ष है, ये इसमें बच्चे दोषी नहीं है, ये बच्चों का संघर्ष है। बच्चे खुद कंफ्यूज हैं, बच्चे भ्रमित हैं, वो नहीं समझ पा रहे वो किस जिंदगी को अपनाए। उनको जो आसान जिंदगी लग रही है, जिसमें उन्हें सुख मिल जाता है, उसको वो जी रहे हैं। तो मतलब आपका सुझाव सरकार की ओर से के लिए भी कुछ है? सरकार की ओर से मैं यही कहूंगी, देखिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, सरकार कानून बना सकती है, इम्प्लीमेंटेशन हमें और आपको करना पड़ेगा। कानून को और कुछ संशोधन करना चाहिए कि कानून बिल्कुल ठीक ठाक है? कानून मुझे लगता है कि या तो सरकार ये छूट दे लड़कियों को, औरतों को, कि कम से कम 5 साल तक बच्चे को जन्म के बाद, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है बच्चे के जज्बाती विकास का, भावनात्मक विकास का, तो वो कम से कम 5 साल पूरा समय दे बच्चे को, चाहे भले ही उसको विदाउट पे कर दे कि भाई 5 साल तक आप घर में रहिए, बच्चे को पालिए। ये जो मतलब सर्विस के सहारे बच्चों को छोड़ रहे हैं, अब तो पिता को भी छुट्टी मिलने लगी है, माता को भी छुट्टी मिलने लगी। क्या होता है, 6 महीने की छुट्टी मिलती है, 6 महीने देखा है। और अब तो ज्यादा हो गई है ना, अब तो कहाँ वो तो 700 दिन की सीएल है, वो 15-16 साल तक आप ले सकते हैं। तो कोई उसका भी लोग दुरुपयोग करते हैं, बच्चे की बीमारी का बहाना बना के घूमने चले जाते हैं, बहुत सारी ऐसी। और बच्चा तो अकेला है, तो जो बच्चे के भावनात्मक विकास का सबसे स्वर्णिम पीरियड होता है, उस वक्त तो उसे माँ मिल नहीं रही है, उसे कुछ मिल नहीं रहा है, उसे सुरक्षा मिल नहीं रही है, उसे साधन मिल रहे हैं। ठीक बात है। तो साधन के सहारे वो जिंदगी काट रहा है और वो भावनात्मक रूप से भ्रमित हो रहा है। बहुत जरूरी है बच्चों में, हर धर्म हर जाति में, कि आप अपने बच्चों को भावनात्मक संतुलन, संस्कार आप कुछ भी दीजिए, लेकिन भावनात्मक संतुलन की ओर ध्यान जरूर रखिए कि वो बच्चा एग्रेसिव हो रहा है, वो बच्चा खामोश हो रहा है, वो बच्चा अकेलापन फील कर रहा है। इन सब चीजों की बहुत आवश्यकता है डॉक्टर साहब, और अगर ये नहीं सुधारेंगे तो समाज अभी और रसातल में जाएगा। ये न जाति का है न धर्म। मुझे याद है माया त्यागी कांड एक हुआ था, जहां पर वो कोई हिंदू मुसलमान का केस नहीं था, और कितना निर्दयतापूर्ण कांड था। शायद लोग उसको, मैं तो मुझे खड़े हो रहे आज भी, हाहाकार मचा था। तो ऐसा नहीं है कि ये क्रूएलिटी वाले कांड। और इसके पहले कानपुर का ही एक लड़का फिल्म इंडस्ट्री में, उसको मर्चेंट नेवी में था, जिसने काट के कितने टुकड़े करके जला दिया था। माँ बाप रोते कि एक टुकड़ा ही हमें मिल जाता। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें हुई नहीं है पहले। और रही बात सजा मिलने की, तो सजा तो डॉक्टर साहब, चाहे वो वहशीपना जो भी है, कोई भी करे, लड़का करे, लड़की करे, हिंदू करे, मुसलमान करे, वहशीपने की सजा तो मिलनी चाहिए। जैसे हम एक पागल पशु को मार देते हैं, ऐसे ही हम इस तरह के भावनात्मक असंतुलित व्यक्ति को समाज में जीने का हक नहीं है, जो समाज को इस तरह से गंदा करे। मैं भी चाहती हूँ कि उन ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संध्या जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार बहुत प्रयास कर रही, कानून बना रही है, चेतावनी दे रही है, और यहाँ तक कि अब आप देखिए कि मैं विशेष उल्लेख नहीं करूँगा, आज ही जो निधि कांड हुआ था वहाँ पे लखनऊ में, उसका जो आरोपी सुफियाना था,
उसको बाकायदे उसके साथ इनकाउंटर किया गया, और इनकाउंटर करने के बाद मैंने उसके पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था। कानून बना रही है, 1091 नंबर आपको दे दिए गए, चौकियों में महिला पुलिस रखी जा रही है, पिंक पुलिस स्टेशन बनाए जा रही है, टेबल्स बनाई जा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ये जो पीड़ा है महिलाओं की, उससे तो सब दर्द दिखता है, उसमें कहीं कोई मलहम नहीं दिखाई देता। क्योंकि हमारी मानसिकता नहीं बदल रही है जी। जब तक महिलाओं के प्रति मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक सरकार कानून बना देगी, लेकिन किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है जब तक वो नहीं बदलेगा, जबकि बच्चे जब छोटे हों, जैसा कि अभी कमल जी ने भी कहा, अनीता ने भी कहा कि एक तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी हमें सिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई घटना होती सबसे पहले लड़कियों के कपड़ों पर बात आ जाती है कि उसने वैसे कपड़े पहने थे, तो जिसने पूरे कपड़े पहन रखे हो उसके साथ भी तो कांड होते हैं। ठीक बात है। इसलिए जब तक कि दोनों की सोच को बदलना होगा। क्या करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? एक पॉइंट अभी जैसे कमल जी ने कहा कि संवादहीनता का जो बात आ गई है हाँ। माँ बाप और बच्चों के बीच में। जी 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 जी। ये भी होता है, और कहीं कहीं चूंकि एक बच्चे होने लगे हैं अब, हाँ, तो बच्चे कहते हैं कि हम पे माँ बाप बहुत ज्यादा थोपे जा रहे हैं। माँ बाप दोस्त बनने की भी कोशिश करते हैं, माँ बाप हर तरीके से बच्चों के करीब रहने की कोशिश करते हैं। खुल के कहते तुम मेरी जिंदगी का वो नहीं हो, बस मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ है। अब बच्चों में भी इस वक्त IQ बढ़ रहा है, उनका EQ कम हो रहा है, इमोशंस कम हो रहे हैं। तो पेरेंट का इतना रोल तो जरूर होना चाहिए कि बच्चों में इमोशंस बढ़े, उन्हें दूसरी लड़कियों की इज्जत करनी आए, ना कि उन्हें कपड़ों से ही उनको आंकना आए। लेकिन अगर कपड़ों की बात करें नीता जी, तो इसमें तो खैर भी है कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें तो सुधार होना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम जो पहनते हैं ठीक पहनते हैं, किसी को क्या लेना देना है इन बातों से। हाँ देखिए, ये पूरी हमारे देश में नहीं और कंट्रीज आसपास पड़ोसी देशों में भी मेरा जिस्म मेरी मर्जी अभियान चला हाँ, है ना जी। तो खाली मतलब ये कह के कि सिर्फ एक पहलू पे कहा जाए कि लड़कियों को कपड़े ऐसे, भैया अगर आप ये कह रहे हैं कि लड़कियां कपड़े ऐसे पहने, तो दूसरे पक्ष से कहो तुम अपनी नजरें ऐसे रखो, नजरें रखो, सही तो बात। बिल्कुल दूसरी पार्टी दूसरे पक्ष को भी सिखाया जाए कि चलो ठीक है कि कपड़े रीजन होते हैं, तो 60 70 साल 90 ईयर की औरत के साथ रेप, तो कपड़े से बल्कि जो मॉडल है, सलवार सूट पहने हुए थी, निर्भया सूट पहने हुए थी, ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं। तो ऐसे किस्से मॉडल्स के साथ ज्यादा होते फिर तो, अगर सिर्फ कपड़े रीजन होते, कपड़े रीजन नहीं है सिर्फ, मानसिकता रीजन है। नहीं ऐसा संजय जी, ऐसा है कि कपड़े रीजन नहीं है अपराध के, लेकिन कपड़ों का अपना एक, देखिए हम लोग के भारत की जो हमारी जो वातावरण है, हमारा परिवेश है, हर प्रांत की अपना एक पहनावा है, क्लाइमेट के हिसाब से, इसके हिसाब से, सोच के हिसाब से बहुत कुछ है। अगर मनुष्य का पहनावे का कोई प्रभाव ना होता मन पर, तो हम इतना श्रृंगार क्यों करते? अगर मन पर प्रभाव नहीं होता तो बिंदी चूड़ी और ये वो, या हम सजने संवरने की प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती। इसका मतलब है कि हमारे पहनावे का मन पर प्रभाव होता है। क्यों विवाह में लाल कपड़े ही पहनाए जाते हैं? क्यों पाश्चात्य देशों में सफेद कपड़े दुल्हन को पहनाए जाते हैं? इसका मतलब है कि जो परिधान है उसका भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। 6 महीने और 8 महीने की बच्चियों से भी तो रेप होता है। नहीं, रेप की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ, मैं मन पर प्रभाव की बात कर। कोई ये कहे कि अपना मन बदलो, पहनावे का प्रभाव नहीं पड़ता है, पहनावे का प्रभाव पड़ता है। आप जाती हैं किसी गमी में, आप क्यों सफेद कपड़ा पहन के जाती हैं? कि इसका मतलब है मन पर प्रभाव पड़ता है। तो जब मन पर जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है, तो यदि उसके लिए कभी ये सवाल भी उठाया जाता है कि भाई तुम थोड़ा मर्यादित चीजें पहनो, तो कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। आप कहाँ जा रही हैं, किनके बीच में जा रही हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। आप किसी की गमी में लहंगा पहन के जा सकती हैं क्या? चुनरी ओढ़ के जा सकती हैं क्या? श्रृंगार करके जा सकती हैं क्या? क्यों नहीं जाती हैं आप? क्योंकि वो सामाजिक बंधन है और उसका प्रभाव है। तो लड़कियों को पहनावे के लिए रोक टोक नहीं हो। हर समय आप ये नहीं कह सकती पुरुष अपनी आंखों पर पर्दा डाले, पहनावा जिम्मेदार नहीं है, मगर उस लड़की को ये जरूर सिखाना चाहिए कि उसे कब, कहां
और किस तरह के परिधान को धारण करना है, वो किन लोगों के बीच में जा रही है। वो अगर सड़क पर चल रही है बिल्कुल अर्धनग्न, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। संध्या जी, पड़ेगा, क्योंकि परिधान का, परिवेश का प्रभाव पड़ता है मन। ठीक है, परिधान का जो भी हो, लेकिन इससे राइट टू रेप या राइट टू छेड़खानी नहीं मिल जाता है। मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस बात की बात कर रही हूँ कि खाली हम एक बात ये कहें कि लड़के अपनी नजर बदले, लड़के अपनी नजर बदले, निश्चित रूप से उनकी और सोच बदल रही है। हम लोग टीचर्स थे, हम लोग सिर्फ साड़ी और जूड़ा पहन के जाया करते थे, आज टीचर स्कर्ट तक पहन के जा रही है, क्योंकि बच्चे यूज टू हो गए उसको देखने के, अपनी मम्मी को देख देख के। तो धीरे धीरे समाज उसमें आता है, लड़कों की सोच बदली, अब लड़के ऐसा नहीं सोचते हैं। और जो क्रिमिनल माइंडेड है वो तो बहुत कुछ सोच लेगा। बावजूद इसके मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को रेप की छूट मिल जाती है या किसी को लड़की को वो करने की शर्मिंदगी की छूट मिल जाती है, लेकिन ये परिधान का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी बच्चियों को भी ये समझाना चाहिए कि बेटा तुम्हें कब, कहां और किस तरह से अपने को तैयार करके जाना है। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल मुसद्दी जी और अनीता जी और संध्या जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से और बड़े सामाजिक पहलू, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी पहलुओं का विश्लेषण किया। और एक बात तो बिल्कुल साफ है, माँ बाप केयर करें, अगर माँ बाप केयर नहीं करेंगे तो स्थितियां और बिगड़ेंगी निश्चित रूप से। और माँ बाप को केयर छोटेपन से, अब अक्सर देखा करते हैं बच्चे हैं मोबाइल पर लिप्त रहते हैं, वहाँ धूम धड़ाका ये सब देखते हैं, ये तो हमारी मानसिकता को दूषित करते हैं, हमारे तंत्र को खराब करते हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा और हर बात को वॉच करना होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर माता पिता सचेत हो जाएं तो निश्चित मानिए कि एक बहुत बड़ी समस्या से हम राहत पा सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि दूर हो जाएंगे, लेकिन राहत पा सकते हैं। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।